तू बेफिक्र रह, बस शांति से लेट यहाँ, गोविंदर ने कहा और उसके साथ ही गिलास और बोतल टकराने की मध्यम आवाज भी आई। गोविंदर शायद थोड़ी बहुत पी भी रहा था। बहरहाल उसकी आवाज में शराबियों जैसी लड़खड़ाहट बाकी नहीं थी। मैंने 4-5 मिनट मजीद उनकी गुफ्तगू सुनी। ये काफी मालूमाती गुफ्तगू थी। इस गुफ्तगू से मैंने ये इंकिशाफ अंगेज नतीजा निकाला कि आशा जगत सिंह की धर्म पत्नी नहीं बल्कि महबूबा है। वो 2-3 साल से बगैर शादी के ही उसके साथ इस सरहदी गांव में रह रही है। जगत सिंह की असल बीवी कहीं सूरत नगर के आस पास रहती थी। जगत सिंह आशा को ब्याह कर नहीं बल्कि कहीं से भगा कर लाया था। अब वो जगत के साथ साथ गोविंदर की रातें भी चमका रही थी। मालूम नहीं कि जगत को इसकी खबर थी या वो बेखबर था या फिर बाखबर होकर भी बेखबर बना हुआ था। जब मुझे अंदाजा हुआ कि गोविंदर सिंह कमरे से निकलने की तैयारी कर रहा है तो मैं जल्दी से वापस अपने कमरे में चलाया। सरहद हालात की संगीनी से बेखबर सो रही थी। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई और गन अलमारी के पीछे से निकालकर अपनी चारपाई के नीचे उस तरह रख ली कि नजर ना आए और बासानी पकड़ी भी जा सके। तब मैं दोबारा बिस्तर पर दराज हो गया। 2-3 मिनट बाद दरवाजे से बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। फिर किसी ने बड़े जोर से दरवाजा खटखटाया। सरवत हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैं तो पहले ही जाग रहा था। कौन? मैंने पूछा। दरवाजा खोल लो, जल्दी करो, गोविंदर ने तेज लेकिन धबी आवाज में कहा। सरवत हरासा नजरों से मुझे देख रही थी। ताबिश, दरवाजा ना खोले, वो बोली। मैंने हाथ के इशारे से उसे तसल्ली दी और बल्ब ऑन करके दरवाजा खोल दिया। गोविंदर तेजी से अंदर आया और कख्त आवाज में बोला, खुद मरोगे और हमें भी मरवाओगे, बंद करो ये बल्ब। उसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर बल्ब का स्विच ऑफ कर दिया। कमरे में एक बार फिर खिड़की से आने वाली मध्यम रोशनी ही रह गई। कौन है आप? मैंने आम से लहजा में पूछा। मालूक हूँ इस घर का, जगत सिंह का छोटा भाई हूँ। पिंड में BSF वाले आए हैं, घर घर तलाशी ले रहे हैं। उन्हें कोई शक है और मुझे लगता है कि तुम्हारा ही शक है, वो खौफजदा करने वाले अंदाज में बोला। तब उसने सरतापा सरवत को घूरा। वो ओढ़नी लपेटे सिमटी समटाई खड़ी थी। बालों की चंद लटें रुखसारों पर झूल रही थी। ये क्या लगती है तेरी? उसने पूछा। बीवी है, मुंह बोली लगती है, भाग कर आयो बॉर्डर पार से, उसने पुलिस वालों के अंदाज में पूछा। जगत सिंह जानता है सब कुछ, मैंने जवाब दिया। भाई जानता होता सब कुछ है तो इस तरह का भेड़ा पंगा ही न लेता। मुझे लगता है कि तुमने उसे भी उल्लू बनाया है। अच्छा, अब अपनी आवाज शवाज ना निकालना, दरवाजा अंदर से बंद करो और चुपचाप पड़े रहो यहाँ, वरना तुम्हारे साथ साथ हमारी चमड़ी भी उधर जाएगी। वो लोग गली में ही खड़े हैं, मैं जाकर बात करता हूँ उनसे। वो हमें खा जाने वाली नजरों से देखता हुआ बाहर चला गया। ये बात तो ठीक थी कि बॉर्डर सिक्योरिटी वाले गांव में आते जाते रहते थे, लोगों को जमा करके बाकायदा शनाख्त परेड और गिनती वगैरह भी होती थी, मगर फिल वक्त गोविंदर सरासर ड्रामा कर रहा था। सरवत हरासा थी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि वो आराम से बैठ जाए। अगर ये बंदा वापस आए और कोई उल्टी सीधी बात करे तो तहम्मुल से सुन ले। हस्बत वक्त का 8-10 मिनट बाद गोविंदर फिर दंदनाता हुआ अंदर आ गया। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और गुस्सीले लहजा में बोला, गुरु ने कृपा की है तुम पर, समझो बाल बाल बचे हो, लेकिन अभी खतरा टड़ा नहीं है। इनकी जीप गड़ी में खड़ी है, वो खुद नंबरदार की बैठक में चाय वगैरह पी रहे हैं। इनको शक है कि तुम दोनों इसी गड़ी ही के किसी घर में मौजूद हो। इनको शक कैसे हुआ? मैंने पूछा। मैंने अपना लबा लहजा देहाती रखा था। तुम्हारी वड्डी फुप्पी ने जाकर बताया इनको, वो सख्त तंजिया लहजा बोला। ओए बेवकूफा, ये लोग तो उड़ती चिड़िया के पर गिनते हैं, और बंदा सामने से गुजरे तो इनके साथ पुश्तों का एक्सरे उतार लेते हैं। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। जगत की इतला के मुताबिक वो वाकई गुस्सीला और आतिशबाज शख्स था। उसे देखकर यह अंदाजा हो जाता था कि उसकी हड्डी बड़ी सख्त है और लड़ाई मार कुटाई उसका पेशा है। उसके हरकत सकनात में चीते किसी तेजी थी। वो अपनी चमकीली आंखें मेरी आंखों में काट कर बोला, वो लोग एक पाकिस्तानी जोड़े को ढूंढ रहे हैं, इसीलिए तुम दोनों का एक कमरे में रहना बिल्कुल ठीक नहीं। इस कुड़ी को वहां भेज दो, भाभो के पास। अगर तुम्हें लगे कि कोई कमरे की तरफ आ रहा है तो ये पिछली वाली खिड़की खोल कर बाहर छाड़ मार देना। साथ ही पराली वाली कोठड़ी है, पराली के पीछे छुप जाना, लेकिन पहले इस कमरे में से अपनी निशानियां खत्म करो। कोई ऐसी वैसी चीज नजर नहीं आनी चाहिए। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। उसकी निगाहें जैसे सरवत का एक्सरे कर रही थी। उसे घूरते हुए बोला, चलो आ जाओ, तो मैं पाब्बो के पास ले चलता हूँ। सरवत ने डरी हुई सवालिया नजरों से मुझे देखा। वह हरगिज जाना नहीं चाहती थी। मैंने कहा, भाई साहब, ये वैसे शायद ना मरे, लेकिन डर डर कर जरूर मर जाएगी। इसे मेरे आसपास से रहने दें या फिर हम दोनों को ले चलें। तेरे खोपड़े में दिमाग है या गोबर? और समझ में नहीं आ रही मेरी बात? वो चीर कर रख देंगे तुम दोनों को, और तुम्हारे साथ साथ हमारा भी अशर नशर हो जाएगा।
कृपा करो हमारे हाल पर। फिर वो सरवत से मुखाद हुआ, चल कुड़िए, मुझे पता है ये सारा पवाड़ा तेरी वजह से ही पड़ा है, मुझे नहीं जाना। सरवत ने लर्जा आवाज में कहा, ठीक है, बैठी रहे यहाँ अपनी इस यार की गोद में बैठी रहे, मैं जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो, मैंने पूछा। सिक्योरिटी वालों के पास, वो खुद तुम्हें पकड़ेंगे तो साथ में हमारे भी कड़ाके निकाल देंगे, बेहतर है कि मैं खुद ही उनको इन्फॉर्म कर दूं। मैंने उसका बाजू थामा, नहीं यार, हम परोने हैं तुम्हारे बड़े भाई के, ऐसा ना करो हमारे साथ। तो फिर वैसा करो जैसा कह रहा हूँ, इसको भेज दो मेरे साथ, इसके नगीने नहीं उतर जाएंगे, और इतनी चूची नहीं है जितनी बन रही है, तेरे साथ भागी भागी फिर रही है, रातें गुजार रही है, ऐसी कुड़ियां बड़ी खोचड़ होती हैं। गोविंदर का लहजा वाजे होता जा रहा था। गालबन उसे यकीन हो गया था कि हम दोनों मफरूर हैं, और एक भागी हुई मफरूर लड़की से मुस्तफीद होने का उसे भी इतना ही हक है जितना मुझे है। मेरी खामोशी ने उसका हौसला बढ़ाया। वो बहुत होशियार होने के बावजूद मेरे बारे में कतई गलत अंदाजा लगा रहा था। वो कुछ देर मुझे घूरता रहा, फिर उसने अपना हाथ सरवत की तरफ बढ़ाया और बोला, चलो। मैंने उसका रास्ता रोका और मुस्तहकम अंदाज में कहा, नहीं गोविंदर, ये यहां से नहीं जाएगी, अगर ये मेरे साथ नहीं जाएगी तो फिर भी ऐसे वालों के साथ जाएगी, पीछे हट जा। वो आगे बढ़ा, छोड़ दो, मैंने कहा। अगर ना छोड़ूं तो? वो सरतापा आतिश था। मेरी निगाहों में कुछ भूले बिसरे मंजर घूम गए। मुझे लगा कि आज फिर मेरे कॉलेज के जमाने का गुंडा वाजी एक नई सूरत में मेरे सामने खड़ा है। वो फिर सरवत को मुझसे दूर ले जाना चाह रहा है, लेकिन आज मैं बेबस नहीं था। मैं आगे बढ़ने वाले का रास्ता रोक सकता था और मारने वाले के हाथ तोड़ सकता था। मैंने गोविंदर की तवाना कलाई पर हाथ डाल और एक झटके से उसकी गिरफ्त सरवत पर से खत्म कर दी। उसकी आंखों में बर्फ लहरा के उसने उल्टे हाथ की जोरदार जर्ब मेरे चेहरे पर लगानी चाहिए। मैंने उसकी दूसरी कलाई भी थाम ली। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत चमकी। शायद उसे तवक्का नहीं थी कि मैं इतनी तेजी दिखाऊंगा और मेरी गिरफ्त भी इतनी सख्त होगी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर लड़ने का इतना ही शौक है तो अपने जिम में ले चलो, वहां दो दो हाथ कर लेते हैं। वो संभल कर पुनकारा, जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं जानता, और तुम भी नहीं जानते मुझे। मैं लड़ने वाले की कम अज कम एक हड्डी जरूर तोड़ता हूँ, चलो देख लेते हैं। मैंने उसकी कलाइयां छोड़ते हुए कहा। उसने एक बार फिर ध्यान से मुझे सरतापा देखा। गालिबन पहली बार उसकी नजर मेरे हाथ पांव की गैर मामूली जिल्द पर पड़ी। वो मेरे हवाले से उलझन में नजर आने लगा, जैसे समझ ना पा रहा हो कि मैं जिस हैसियत से नजर आ रहा हूँ वो मेरी असल हैसियत है या नहीं। वो अपने दोनों हाथ कोलुओं पर रखते हुए बोला, कोई बेस चेस बदला हुआ है तुमने? इस दुनिया में तो हर कोई बहरूपिया है। तुम काम की बात करो, हमारी जान छोड़नी है या लड़की छोड़नी है? उस मानी के अंदाज में सर हिला, फिर लंबी सांस लेकर बोला, लगता है अपनी फील्ड के ही बंदे हो, लेकिन बेउस्तादे हो। कहाँ ट्रेनिंग करते रहे हो? गलियों में और सड़कों पर और हर उस जगह जहां तुम जैसे मुंह जोर दुलतिये लाते झाड़ते फिरते हैं। चलो आ जाओ फिर। उसने फरते तैश में मेरा बाजू पकड़ लिया और तकरीबन खींचता हुआ बाहर लिया। उसे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, जैसे उसे डर हो कि सरवत मौका से फायदा उठाकर भाग जाएगी। उसका रुख अपने जिम नुमा ढारे की तरफ था। वो गालिबन मुझे जानबूझकर इस कमरे के अंदर से यहाँ लाया था जहाँ उसकी ट्राफियां और लातादाद कप सजे हुए थे। मारामारी की तस्वीरें भी थी। उसने जैसे बाजुबाने खामोशी मुझे मेरे इरादे से बाज रखने की कोशिश की थी। 2 मिनट बाद हम ढारे के कच्चे फर्श पर एक दूसरे के सामने थे। गोविंदर ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था और बल्ब ऑन कर लिया था। उसने बड़े घमंडी अंदाज में अपनी धारीदार शर्ट उतार कर एक तरफ रखी। वो मुझे निगाहों में तोल रहा था। गालिबन ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि मैं इतने एतमाद से उसके मध्य मुकाबल क्यों आ गया हूँ। हालांकि उसके बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। जब उसने देखा कि मैं भागी उससे दो हाथ करने के लिए तैयार हूँ तो उसने जारहाना अंदाज में अपनी दोनों मुठ्ठियां भींची और मेरे रूबरू आ गए। मेरे हाथ पर भी जैसे खुजली हो रही थी और मैं फाइटिंग के मूड में था। मैंने बाकायदा खिलाड़ियों के अंदाज में इसे भोग किया, ताहम उसने मेरे सामने झुकने की जहमत नहीं की। पहला बार उसी ने किया। बिजली की तेजी से उसने टांग चलाई। कराटे की जुबान में इसे अपर पाम कहा जाता है। यह अमूमन मध्य मुकाबल की पसलियों या कनपट्टी को निशाना बनाती है। गोविंदर ने मेरी कनपट्टी को निशाना बनाया था। मैंने इत्मीनान से यह वार रोका। उसका फौरन बाद गोविंदर ने घूमकर बड़ी महार से बैक किक लगाई। मैंने पीछे हटकर यह वार बचाया। इस वार ने मुझे समझा दिया कि गोविंदर वाकई एक माहिर लड़ाका है और मैं इसे किसी सूरत इजी नहीं ले सकता। इसके इस वार के बाद हम दोनों में घुमसान का रन पड़ गया। शुरू में मैं धीमा रहा, लेकिन फिर गोविंदर को कुछ कारी जरबे लगाई। उसे मेरे मायार और कैलिबर का अंदाजा हुआ और उसकी हरकत में जाहरियत के बजाय दिफाई अंदाज नमूदार हो गया। उसके चेहरे पर कुछ हैरत भी थी। वो जरा हाँपा हुआ सा नजर आया तो मैंने मजीद चढ़ाई की। फिर एक जोरदार लात खाकर वो सैंड बैग से टकराया और घूमता हुआ रनिंग मशीन पर जा गिरा। मैंने उसे उठने का मौका दिया और एक बार फिर सख्त हमला किया।
इस मर्तबा गोविंदर के नाक मुंह से खून छूट गया और उसके पुश्त का दीवार से शदीद तसादुम हुआ। वो घुटनों के बल गिरा। उसके बाल अकब से गर्द आलूद थे। मैंने फिर उसे उठने की ऑफर की। वह एक चिंगाड़ के साथ मुझ पर आया। उसका हुक पंच यकीनन मोहलक साबित होता, लेकिन मैं खुद को बचा गया। सजा के तौर पर मैंने उसकी दोनों टांगों के दरमियान जरब लगाई। वो सह न सका और चोट खा कर गिरा और मछली की तरह तड़पने लगा। मैंने तीसरी बार उसे उठने की मोहलत दी, लेकिन इस बार गोविंदर ने लेटे रहना ही मुनासिब समझा। मैंने कहा कप और ट्रॉफियां हर किसी को नॉकआउट नहीं कर सकती, बाज लोगों के साथ लड़ना भी पड़ता है। वो कराता रहा। मैंने सहारा देकर उसे उठाया और एक कुर्सी पर बिठाया, फिर एक तौलिया दिया जिससे उसने अपना खून आलूद मुंह पूंछा। वो एकदम ठंडा ठार नजर आ रहा था। बाहर से आशा ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया था। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम दोनों? गोविंदर ने भराई हुई आवाज में कहा, कुछ नहीं, सब ठीक है, तुम जाओ अपने कमरे में। वो वापस चली गई। करीबन आध घंटे बाद मैं और गोविंदर घर की बैठक में बैठे थे और चीनी के प्याले में दूध पत्ती पीने के साथ साथ बातें भी कर रहे थे। गोविंदर की एक आंख के नीचे काफी बड़ा नील था। वो जैसा भी था, लेकिन उसने स्पोर्टमैनशिप का मुजाहरा करते हुए अपनी हार तस्लीम की थी और बाकायदा अपने रवैये की माजरत भी चाही थी। बातों बातों में उसने मुझे ये भी बता दिया कि गांव में भी ऐसे हवाले नहीं आए और इस हवाले से खैरियत ही है। वो न सिर्फ ज़हनी तौर पर मुझसे मराऊब हो चुका था, बल्कि जिस्मानी तौर पर मेरी बर्तरी भी तस्लीम कर चुका था। मेरे साथ फाइट शुरू होते ही उसे यकीन हो गया था कि मैं बाकायदा तरबियत याफ्ता हूँ और इस शोबे में इससे कहीं आगे हूँ। इसके अलावा वो ये भी जान चुका था कि हमने देहातियों का भेस बदल रखा है, वरना हम दोनों पढ़े लिखे शहरी हैं। मैं भी अब उससे बात करते हुए देहाती लबो लहजे का एहतमाम नहीं कर रहा था। अब वो मार्शल आर्ट के हवाले से मुझ पर सवालों की बौछार कर रहा था और जानना चाहता था कि मैंने इस फील्ड में कब कदम रखा और कैसे यहाँ तक पहुंचा। मैंने मौका महल के लिहाज से इन सवालों के जवाब दिए और उसे मुतमईन करने की कोशिश की। अब वो मुझे एहतराम के अंदाज में सादिक साहब और सादिक भाई कहकर मुखातिब कर रहा था। उसने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं उसके बड़े भाई जगत को इस बारे में कुछ न बताऊं। बस नशे की हालत में उससे गलती हुई, जिसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। मैंने वादा किया कि इस बारे में मैं जगत को बेखबर रखूंगा। गोविंदर ने अपने बारे में भी कुछ बातें बताई। उसने उम्मीद जाहिर की कि वो शायद अगले माह इंडिया के नेशनल खेलों में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली जाएगा। वो अब जान चुका था कि मैं और सरवत किसी खास मकसद के तहत यहाँ इस सरहदी गांव में मौजूद हैं, मगर उसने मुझे इस बारे में ज्यादा कुरेदने की कोशिश नहीं की। जगत सिंह की वापसी अगले रोज 10 बजे के करीब हुई। उसकी जगह आशा ने गोविंदर के साथ मिलकर भैंसों का दूध धोया। जगत सिंह ने छूटते साथ ही छोटे भाई को आड़े हाथों लिया और उससे पूछा कि इसके थोबड़े पर नील क्यों पड़े हैं और उसने किसके साथ मारधाड़ की है। गोविंदर ने माकूल बहाना बनाया कि यह किसी मारधाड़ या स्ट्रीट फाइट का नतीजा नहीं, बल्कि एक ट्रेनिंग बाउट यानी तरबीती मुकाबले के दरमियान हुआ है। पता नहीं कि जगत को यकीन आया कि नहीं। बहरहाल उसके सवाल जवाब का सिलसिला जरूर रुक गया। आशा ने भी गोविंदर की चोटों के बारे में कोई तबसरा नहीं किया। यकीनन वो और गोविंदर एक दूसरे के राजदार भी थे। जगत सिंह के चेहरे पर मुझे दबा दबा जोश नजर आ रहा था। मुझे यूं लगा कि वो मुझे कुछ बताना चाहता है। मेरा अंदाजा इसी वक्त दुरुस्त साबित हुआ जब भैंसों को चारा वगैरह डालने के बाद जगत सिंह मेरे साथ अलहदा कमरे में आ बैठा। वो दरवाजा बंद करके बोला, इस रात चौधरी अनवर का काफी सत्यानाश किया है तुमने। 5 बंदों के साथ 2 घोड़ियों के प्राण भी गए हैं, 2-3 बंदे सख्त फट्टड़ भी हैं। मैंने सब कुछ पता कर लिया है। मैंने हैरान होकर पूछा, तुम बॉर्डर पार गए थे? हाँ नहीं यार, हम पार ना भी जाएं तो वहां की खबरें उड़कर हमारे पास आ जाती हैं। मुझे जानकारी मिल गई है कि चौधरी अनवर के साथ तुम्हारा क्या टेंटा हुआ और कैसे। मैं सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। तो बोला, ये जो कुड़ी तेरे साथ है ना, इसका पति यूसुफ गायब हुआ है। तुम दोनों उसे लबते लबते चौधरी अनवर गंजे की हवेली तक पहुंचे हो। वहां तुम पकड़े गए हो और फिर भाग गए हो। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, मैंने अपने ताज्जुब को छुपाते हुए कहा। एक और इतला है और मुझे विश्वास है कि इसे सुनकर तुम्हें जरूर 5000 वोल्ट का झटका महसूस होगा, और वो ये है कि इस कुड़ी का पति यूसुफ 2 और लड़कियों के साथ बॉर्डर पार करके इंडिया पहुंच चुका है। उसे पहुंचाने वाले चौधरी अनवर गंजे के लोग ही हैं। मुझे अपने जिस्म में सनसनाहट महसूस हुई। तुम ये बात कैसे कह सकते हो? मैंने पूछा। जैसे दूसरी सारी बातें कह सकता हूँ, उसने तुरंत जवाब दिया। और उस बात का विश्वास रख, मैं जो कहूँगा वाहे गुरु की कृपा से ठीक ही कहूँगा। तुम्हें ये बातें किसके जरिए मालूम हुई हैं? ये सब बातें किसी को किसी जरिए से ही मालूम होती हैं यार। तुम ये बताओ, मैंने जो कुछ कहा है गलत तो नहीं है? मैं उस बाती अंदाज में खामोश रहा। फिर मेरा ध्यान राजा की तरफ चला गया। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अच्छा, इस लड़ाई में एक बंदा पीली हवेली के करीब जख्मी भी हुआ था, उसके बारे में कुछ पता चला है तुम्हें? जगत ने मामला फहम नजरों से मेरी तरफ देखा और बोला, वो तुम्हारा साथी था, यही समझ लो। ठीक है, पता करा लेते हैं उसका भी। क्या नाम था उसका? राजा। मैंने कहा, वो तुम्हारे साथ ही पीली हवेली गया था? नहीं, वो बाद में आया था, इस यूसुफ नामी बंदे के सिलसिले ही में। हाँ, मैंने कहा। फिर जरा तवक्कुफ से पूछा, यूसुफ के बारे में और क्या पता चला तुम्हें?
उसने हल्का सा कहकर लगा, लो सब कुछ ऐसे ही एकदम पूछ लोगे? नहीं बादशाहजादे, ये तो रुक रुक कर बताने का जमाना है। अब देख लो अखबारों और सालों में जो कहानियां शानियां आती हैं ना, या फिर टीवी पर धड़ जो जनाना ड्रामे चलते हैं, सब रुक रुक कर बताते हैं। और तो और अब तो फिल्में भी टोटो में आने लगी हैं, पार्ट 2 और पार्ट 3 वगैरह वगैरह। लेकिन ये कोई फिल्म तो नहीं है यार, एक बंदे की जिंदगी मौत का सवाल है। हाँ ये गल तो ठीक है। वो एकदम संजीदा हो गया। फिर उस हमने तय बंद की डब में से शराब का पवा निकाला, ढक्कन खोल कर 2-3 घूंट लिया और अपनी झाड़ झंकार दाढ़ी से कतरे पूछ कर बोला, पहले मुझे ये बताओ कि यूसुफ नाम का बंदा असल में है कौन, और तुम्हारे साथ इसका क्या संबंध है? समझ लो कि मेरा अजीज है, इसे ढूंढना मेरे लिए बहुत जरूरी है। वह हंसा और अपनी घनी मूंछें सवार कर बोला, चंगा तमाशा है, जिसको ढूंढा जाता है वो आगे होता है, ढूंढने वाला पीछे। पर यहाँ तुम पहले हमारे इलाके में आ गए हो, जिसको ढूंढ रहे हो वो बाद में आया। कहाँ है वो? अभी पक्का पता तो नहीं चला, मगर सिर्फ ये सुना है कि वो फाजले का के करीब किसी वड्डे वडेरे के पास पहुंचाया गया है। किस लिए ये भी पता नहीं। ये बातें तो वहां जाकर ही मालूम हो सकती हैं। यह भी पता चला है कि 2 कुड़ियां इंडिया आई हैं। इनकी शक्लें मशहूर फिल्मी अदाकारों से मिलती जुलती हैं। हो सकता है कि यूसुफ नामी मुंडा भी किसी खास बंदे से मिलता जुलता हो और इससे इन लोगों ने कोई खास काम लेना हो, किसी को चक्कर में डालना हो। मैं सोच में पड़ गया, इंडिया में पंजाबी फिल्में भी बहुत बनती हैं। यानी मुमकिन था कि यूसुफ की शक्ल पंजाबी फिल्मों के किसी अदाकार से मिलती हो जिसको हम न जानते हो, या फिर इस तरह का कोई और मामला हो सकता था। जगत सिंह बोला, मुझे एक और गल का भी पता चला है। ये तुम्हारा रिश्तेदार यूसुफ है, चंगी बड़ी तुआईबाजी भी करता है। अपनी इसी तुआईबाजी की वजह से ये इन लोगों के हत्थे भी चढ़ा है। सुना कि उसने लाहौर में किसी बड़ी महंगी तुआइफ के साथ रंगरलियां बनाई थी। जगत सिंह, मैंने तेजी से उसकी बात काटी, आहिस्ता बोल यार, इसकी बीवी भी यहाँ है। अच्छा, वो बेचारी बेखबर है। वैसे ये पत्नियां आमतौर पर बेखबर ही होती हैं। वो मुस्कुराते लहजम बोला, शायद उसे अपनी पत्नी का ख्याल आ गया था जो सूरत नगर के आसपास कहीं रहती थी। अच्छा, ये बातें तुझे बताई किसने है? यार तू आम खाना दरख्त ना गिन। मुझे तो ये भी पता चला है कि वो तुआइफ किसी फिल्मी हीरोइन से बहुत मिलती जुलती है और सीधी तीर की तरह लगी है तेरे इस यार के सीने में। तेरे यार ने उसको अपने हक में बिठाने की गल भी की है। हक में बिठाने की? आहो यार, जब किसी कस्बी तुआइफ को काम से रोका जाता है और अपने लिए संभाल लिया जाता है तो उसे हक में बिठाना कहते हैं। लेकिन वो कोई मामूली तुआइफ नहीं है। उसने काफी पैसा मांगा है पाबंद होने का, शायद आधे साल का कोई 1.5 करोड़ रुपया। तेरे यार यूसुफ ने इस पर तकरीबन हाँ कर दी है। बाजारी जनानी में करंट हो तो बंदा ऐसे ही लोटो पुट्टो हो जाता है। और ये सारी पक्की खबरें हैं बादशाहजादे। मैं सन्नाटे में था। बहरहाल अभी तफसील में जाने का मौका नहीं था। मैंने कहा, जगत सिंह, मैं नहीं चाहता कि यूसुफ की बीवी के कानों में इनकी भनक भी पड़े। वो पहले ही बहुत दुखी है। हमें इसका दुख कम करना है, बढ़ाना नहीं। जगत सिंह ने मूछें मरोड़ कर कहा, आपा यारों के यार हैं ताबिशिया, तू चिंता ना कर, तू जो कहेगा वैसा ही होगा। मैं एक आधे दिन में पता कराता हूँ छोटी बहन के इस बिगड़े तगड़े पति का। अगर मुझे खुद फाजले का जाना पड़ा ना तो खुद भी चला जाऊंगा। तू यहाँ आराम कर और खा पी। छोटी के पाँव को भी मरहम पट्टी की लोड़ है, वो ठीक हो जाए तो फिर आगे का सोचते हैं। रात को सरवत बहुत खामोश और उदास नजर आई। उसने खाने में भी चंद लुकमे ही लिए थे। उसका बुखार उतर गया था मगर कमजोरी बाकी थी। मैंने बहुत इसरार करके उसे थोड़ा सा दूध पिलाया। वो चुपचाप लेट गई। वो अपने बीमार ससुर के लिए बहुत परेशान थी। वो उन्हें बस ये बता कर आई थी कि 1-2 रोज के लिए पीर थानवी साहब के पास हारूना आबाद जा रही है। ससुर फारूकी को पहले ही बेटे की गुमशुदगी ने हलकान कर रखा था। अब बहू भी लापता हो गई थी, लेकिन इन पर कयामत गुजर रही थी। सरवत यूसुफ के लिए भी अजहद परेशान थी। मैं उसकी परेशानी बढ़ाना नहीं चाहता था, लिहाजा उसे ये नहीं बताया कि जगत की इतला के मुताबिक यूसुफ को भी बॉर्डर पार करा के इंडिया पहुंचा दिया गया है। मुझे तबीयत में कसलमंदी महसूस हो रही थी। शायद मौसम में तब्दीली का असर था। रात तक मुझे तेज बुखार हो गया, मगर मैं सरवत को बताकर उसकी परेशानी में इजाफा करना नहीं चाहता था। एस्पिरिन की गोलियां खाकर सो गया। रात किसी वक्त उठा तो पूरा जिस्म आग की तरह फुनक रहा था। गला खुश्क था और दिमाग पर धुंध से छाई हुई थी। मैंने कूलर से पानी पिया, दरवाजा बंद करके वापस बिस्तर पर आया तो नजर सरवत पर पड़ी। नींद की हालत में उसका मलही चेहरा मासूमियत और पाकीज़गी की तस्वीर था। पता नहीं क्या हुआ कि मैं उठकर उसकी चारपाई के बाजू पर जा बैठा। मैंने उसके चेहरे पर झूलने वाली 2 लिटें पीछे हटाई और अजब वालिहानापन से उसके चेहरे को सैलान लिखा। एकाएकी उसकी पलकों में जुम्बिश नजर आई और उसने आंखें खोली। खिड़की से आने वाली मध्यम रोशनी में उसने मुझे देखा। हसीन आंखों की शबस्तान कुछ खाली खाली रहे, फिर उसने आंखें मूंद ली। कुछ अजीब सी कैफियत थी उसके चेहरे पर। उसकी लंबी पलकों के नीचे से 2 मोती निकले और उसके रुखसारों पर रेंगने लगे। उसने मेरा जलता हुआ हाथ अपने दोनों हाथों में थामा, फिर मेरे हाथ पर अपनी पेशानी टिकाई और सिसकने लगी जैसे वो कोई पुजारन थी
और अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी। बुखार की शिद्दत मेरे होशो हवास को मख्तल कर रही थी। मैं बैठे बैठे झुका, सरवत की गर्दन के नीचे से अपना बाजू गुजारा और एक बेसाख्ता हरकत के साथ उसका बालाई धड़ उठाकर उसे अपने सीने से लगा लिया। ये नाकाबिले बयान सूरत हाल थी, वो भी जैसे नीम कानूदगी की हालत में थी। वो मेरे सीने से टिक गई। मैंने जख्मी जज्बों की शिद्दत के साथ उसे खींच लिया, उसके नर्म रेशमी बालों पर बोसे देने लगा। वो जैसे मेरे सीने में समा गई, लेकिन जब मेरे बेताब होंठ उसके बालों से उतरकर उसके चेहरे की तरफ बढ़े तो उसमें गुरेज नमूदार हुआ। वो नफी में सर हिलाने लगी। वो मुझसे अलहदा हो गई, उसका चेहरा आंसू से तर था। मैं भी जैसे अपने हवास में लौटा और उठकर अपने बिस्तर पर दराज हो गया और बाजू मोड़कर अपनी आंखों पर रख लिया। रात का बाकी हिस्सा हमने जागते ही गुजारा। धीरे धीरे उसने खुद को संभाल लिया। उसने मुझे अपने हाथ से दवा खिलाई। हम अपने अपने बिस्तर पर दीवार से टेक लगाए बैठे रहे, फिर बातें करने लगे। कुछ देर बाद वो रूहान सी आवाज बोली, ताबिश, मुझे लगता है कि ये सारा कुछ मेरी वजह ही से हो रहा है। अल्लाह मेरी गलतियों को माफ़ करे। मैंने कहा, सरवत, हमें अपनी गलतियों की मुआफ़ी तो हर वक्त मांगनी चाहिए, लेकिन तुम जिस अंदाज में सोच रही हो वो ठीक नहीं। तुम जिंदगी में आने वाली हर मुसीबत को फौरन अपनी तरफ मंसूब कर लेती हो, इसे अपने ही किसी अमल का नतीजा करार देने लगती हो सकता है कि जो कुछ हो रहा है किसी और के अमल का नतीजा हो। नहीं ताबिश, मैं कसूरवार हूँ। मैंने जब पहली बार गलत सोचा तो भाई नासिर हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गए। जब दूसरी बार यूसुफ से अलहदा होने का ख्याल मेरे जहन में आया तो नुसरत बीमार हो गई, और जितनी बीमार वो ही है वो आपको पता है, वो जिंदगी और मौत के दरमियान है। वो एक ही सूरत में सेहतयाब हो सकती है। कुदरत मुझे मेरी गलत रवि पर मुआफ करे। तुम्हारी कोई गलत रवि नहीं सरवत। वहमों के घेरे से निकलो, सब ठीक हो जाएगा। बस अपना दिल मजबूत रखो, देखना एक एक करके हर मुश्किल का हल निकल आएगा। अभी तो कोई हल नहीं निकल रहा ताबिश, अब देख रहे हैं मुश्किलों में इजाफा ही हो रहा है। जब से मैं ऑस्ट्रिया से वापस आई हूँ, यूसुफ से मेरा रवैया ठीक नहीं था। वह मुझे एक बीवी का हक देना चाहते थे, मुझे इस घर में एक मान देने की ख्वाहिश रखते थे। जब मैं नुसरत के साथ ऑस्ट्रिया में थी, उन्होंने बेचैनी से मेरा इंतजार किया, घर को सजाया बनाया, हर तरह से मेरे आराम व आसाइश का बंदोबस्त किया, लेकिन मैंने उनका दिल तोड़ा। ये उसी की सजा मुझे मिल रही है। मैं उसे बताना चाहता था कि उसकी बेरुखी की सजा नहीं, बल्कि यूसुफ की अपनी बदअमालियों का खुमियाजा है। लेकिन अगर मैं खुद ये बात कहता तो सरवत उसे मेरी रकाबत पर महमूल करती। मैंने इस सिलसिले में अपनी जुबान बंद रखने का फैसला रखा था। मुझे यकीन था कि हकीकत खुद ही उसके सामने खुल जाएगी।